चैप्टर के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज हेनरीज लॉ। ये टॉपिक आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ। एक्चुअल में हेनरीज लॉ आपको बताता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी लिक्विड में गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर गैस के ऊपर लिक्विड के कांटेक्ट में कोई गैस है, उस गैस पर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो उस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। हेनरीज लॉ, this law gives the effect of pressure on the solubility of a gas in a liquid। तो ये लॉ किसी लिक्विड में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्या देता है? इट गवर्न्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। इट गवर्न्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसको गवर्न करता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर को गवर्न करता है। कहाँ पर? ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको गवर्न करता है कौन? हेनरीज लॉ। देखिए क्या है हेनरीज लॉ। According to this law, at constant temperature, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution। यानी स्थिर ताप पर किसी लिक्विड में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या लिखा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी स्थिर ताप पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यानी किसी लिक्विड में गैस की विलेयता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है किसके? टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है उसके प्रेशर के, उसके दाब। आगे देखिए क्या लिखा है। If m is mass of gas dissolved in unit volume of solution and p is the pressure of gas in equilibrium of solution, then मान लेते हैं कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के कांटेक्ट में कोई गैस है, गैस का प्रेशर है p और लिक्विड में गैस जो डिजॉल्व हुई है, लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व गैस की क्वांटिटी है m। क्लियर है? क्या लिखा है? लेट m इज मास ऑफ ए गैस। मास है किसका? गैस का। डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व गैस का मास है। एंड p इज प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिक्विड में गैस डिजॉल्व हो गई है तो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है। तो सोल्यूशन के इक्विलिब्रियम में जो गैस है उस पर प्रेशर या उसका प्रेशर p है। क्लियर है? और सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व गैस का मास है m। देन क्या बोलता है हेनरीज लॉ? देन m विल बी प्रोपोर्शनल टू p। m यानी डिजॉल्व गैस इन यूनिट वॉल्यूम का मास है m। m विल बी प्रोपोर्शनल टू p और m विल बी इक्वल्स टू kp, where k is a proportionality constant whose value depends upon the nature of gas, nature of solvent एंड टेम्परेचर। यहाँ k क्या है? तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज ऑन टेम्परेचर, इन तीनों पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ p इक्वल्स टू 1, अगर प्रेशर को हम यूनिटी ले लें, 1 ले लें, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं k को। इफ p इक्वल्स टू 1 देन m विल बी इक्वल्स टू k। m किसके इक्वल हो जाएगा? k के। यहाँ से हम k को डिफाइन कर सकते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था उसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या है। दस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस एट यूनिट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट k ऑफ द गैस। कांस्टेंट k क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इक्वल होता है एट यूनिट प्रेशर। अगर प्रेशर इकाई हो, 1 यूनिट हो, उस केस में गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही क्या कहलाता है? कांस्टेंट k कहलाता है। क्या लिखा है? Thus, the solubility of a gas at unit pressure is equal to constant K of the gas. If mass m of a gas is dissolved in unit volume of solution is plotted against equilibrium pressure P, then straight line is obtained. अगर गैस के यूनिट वॉल्यूम में
लिक्विड के या सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व्ड गैस के मास यानी m और प्रेशर P के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ स्ट्रेट लाइन मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। देखिए कैसा ग्राफ मिलता है, ये देखिए y एक्सिस पर हम m शो कर रहे हैं, दैट इज मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और x एक्सिस पर हम क्या शो कर रहे हैं, प्रेशर, गैस के ऊपर जो प्रेशर यानी सोल्यूशन के इक्विलिब्रियम में, सोल्यूशन के कांटेक्ट में जो गैस है उसका प्रेशर कितना है, P है। P को हम x एक्सिस पर शो कर रहे हैं और m को y एक्सिस पर। तो जो ग्राफ मिलता है दैट इज स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन मिला जो शो करता है m इज प्रोपोर्शनल टू p, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी स्थिर ताप पर। आपको ताप को स्थिर रखते हुए इस ग्राफ को प्लॉट करना है। फिगर किस चीज का था, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस अगेंस्ट प्रेशर, किसी गैस का प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन कैसा होता है वो इस ग्राफ में शो किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। If M1 and M2 are the solubility of gas in a liquid at pressure P1 and P2 respectively at a given temperature, then तो मान लिया गया कि दो अलग अलग दाबों P1 और P2 पर, गैस के दाब है P1 और P2, उन पर गैस की सॉल्युबिलिटी इन यूनिट वॉल्यूम कितना है, M1 और M2 है। तो उस समय क्या हो जाएगा, M1 अपान M2 इक्वल मिलेगा P1 अपान P2 के। याद रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। तो M1 अपान M2 इक्वल्स टू P1 अपान P2। If a mixture of two or more non-reacting gases is in contact with a liquid, then the solubility of a definite gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure in gaseous mixture over the solution। मान लीजिए कि किसी लिक्विड के कांटेक्ट में दो अलग अलग नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, तो लिक्विड में किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी गैसियस मिक्सचर में उस गैस के मोल फ्रैक्शन। क्या बताया गया, यहां पर अगर किसी लिक्विड के कांटेक्ट में टू आर मोर गैसेस नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, यानी गैसियस मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, तो किसी लिक्विड के कांटेक्ट में अगर दो या अधिक गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, तो उस समय किसी एक गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव गैस इन गैसियस मिक्सचर। क्या लिखा है, if a mixture of two or more non-reacting gases is in contact with a liquid, then the solubility of a definite gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure इन गैसियस मिक्सचर ओवर दिस सोल्यूशन। किसके प्रोपोर्शनल होगी, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के। याद रहे पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। तो दोनों ले सकते हैं आप। क्या देखा आपने, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इन गैसियस मिक्सचर ओवर दिस सोल्यूशन। If mole fraction of gas in solution is taken as a measure of its solubility in solution, then Henry's law is defined as follows। अगर सोल्यूशन में गैस के मोल फ्रैक्शन को मेजर के रूप में लिया जाए, किस फॉर्म में लिया जाए, उस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का मेजर माना जाए, उस गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कितना है, उस केस में हेनरीज लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। याद रहे अभी तक हेनरीज लॉ कौन ने डिफाइन किया था, मास डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर के रिस्पेक्ट। अब डिसॉल्व जो मास है उसको अगर हम किस फॉर्म में लें, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लें, उस समय हेनरीज लॉ का क्या डेफिनेशन होगा ये देखिए। क्या लिखा हुआ है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन इज टेकन एज ए मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी इन सोल्यूशन। मान लिया जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन उस गैस की सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी का मेजर है, देन हेनरीज लॉ इज डिफाइंड एज फॉलोज। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हेनरीज लॉ को। The mole fraction of a gas in solution is proportional to the partial pressure of gas in gaseous mixture over this solution।
तो किसी गैस का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैसियस मिक्सचर में उस गैस के पार्शियल प्रेशर के। क्या बताया गया, याद रहे, कब, स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन गैसियस मिक्सचर ओवर द सॉल्यूशन। यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन में गैस का मोलर प्रभास, मोल फ्रैक्शन, मोलर प्रभास गैसीय मिश्रण में, यानी द्रव के संपर्क में जो गैसीय मिश्रण है, गैसीय मिश्रण में उस गैस के पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब के समानुपाती होता है। क्लियर है। मैथमेटिकली गणितीय रूप में x इज प्रोपोर्शनल टू p। याद रहे यहाँ पर x हमने मोल फ्रैक्शन लिया है किसी गैस का और p क्या लिया है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर इन गैसेस मिक्सचर। तो x इज प्रोपोर्शनल टू p और x विल बी इक्वल्स टू kp। x किसके इक्वल होगा, kp के, और p विल बी इक्वल्स टू 1/k डैश x। याद रहे, इसी को हमने साइड चेंज किया है तो p किसके इक्वल हो जाएगा, p विल बी इक्वल्स टू 1/k डैश x के। क्लियर है। और p इक्वल्स टू हो जाएगा 1/k डैश, ध्यान दीजिए 1/k डैश। एक्चुअल में यहां पर ध्यान दो, x इज प्रोपोर्शनल टू p और x इक्वल्स टू k डैश p लिया गया है। इसको क्या लिया गया है, सपोज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस बार हमने क्या ले लिया, k डैश ले लिया। तो x इक्वल्स टू हो गया k डैश p और p इक्वल्स टू 1/k डैश x मिला। इस 1/k डैश को याद रहे, ये भी एक कांस्टेंट होगा, इसको हम kh से डिनोट करते हैं, दैट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या मिल गया, और p इक्वल्स टू khx। व्हाट इज kh, वेयर kh इक्वल्स टू 1/k डैश। kh किसके इक्वल है, 1/k डैश के इक्वल है, इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हेनरी के नियम का स्थिरांक, सिंपली हेनरीज कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ kh इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी दिए गए ताप पर अलग अलग गैस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी kh का वैल्यू अलग अलग होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If partial pressure of a gas is plotted against its mole fraction x in solution, then straight line is obtained। अगर ध्यान दीजिए किसी लिक्विड के कांटेक्ट में गैसियस मिक्सचर है तो गैसियस मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिसॉल्व होंगे लिक्विड में, क्लियर है, और सोल्यूशन बनाएंगे। तो उस समय सोल्यूशन में किसी गैस का मोल फ्रैक्शन, याद रहे ये लिया गया एज ए मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में किसी गैस के मोल फ्रैक्शन और गैसियस मिक्सचर में उस गैस के पार्शियल प्रेशर, इनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें देन आल्सो स्ट्रेट लाइन विल ऑब्टेन। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये देखिए इस एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर आप गैस को शो कर रहे हैं y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर शो कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव गैस इन सोल्यूशन। क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। p इज प्रोपोर्शनल टू x शो कर रहा है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा कुछ ग्राफ मिला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिगर प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर p अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन x। याद रहे पार्शियल प्रेशर कहाँ लेना है, गैसियस मिक्सचर जो है लिक्विड के कांटेक्ट में उसमें गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, और मोल फ्रैक्शन किसका लेना है, तो उसी गैस का सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना है, इनके बीच ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। From the above equation, it is clear that the higher the value of Henry law constant kh at a given pressure, lesser is solubility of gas in liquid। बड़ा ही खास बात, किसी दिए गए टेम्परेचर पर हेनरी लॉ कांस्टेंट kh का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, अबव इक्वेशन से पहले का मतलब है इसके पहले जो इक्वेशन आया था। क्लियर है, कौन सा इक्वेशन आया था, ये देखिए ये इक्वेशन आया था आपको, P इक्वल्स टू KHX। तो याद रहे इस KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, यही लिखा हुआ है आगे। ये देखिए
क्या लिखा है? फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH एट ए गिवन प्रेशर नॉट टेम्परेचर, गिवन प्रेशर, लेसर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी किसी दिए गए प्रेशर पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू किसी गैस के लिए जितना ज़्यादा होता है उस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। चलिए, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस क्या है, कब कब ये लॉ पूरी तरह अप्लाई नहीं होता, इसमें डेविएशन देखने को मिलते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है? तो क्या क्या लिमिटेशंस है देखिए। पहला, हेनरीज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इफ, हेनरी का नियम केवल तब एप्लीकेबल है जब, पहला पॉइंट, द टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, द गैस डज नॉट केमिकली कंबाइन टू द सॉल्वेंट, जो गैस है जो डिजॉल्व हो रही है सॉल्वेंट में, लिक्विड में, वह लिक्विड के साथ, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ये तीसरा लिमिटेशन। और चौथा, गैसियस मॉलिक्यूल्स डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्वेंट, जो गैस है वह डिसॉल्व होने के बाद, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस फॉलो अगर हो रहे हैं तब तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज उसमें डेविएशन देखने को मिलेगा, उसमें विचलन देखने को मिलेगा। तो हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल है? व्हेन टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा आपने देखा कि गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और चौथा आपने देखा कि गैस लिक्विड में यानी सॉल्वेंट में एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हायर सॉल्युबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए गैस कंबाइन विद सॉल्वेंट, जब कोई गैस सॉल्वेंट से कॉम्बिनेशन करती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पॉइंट, ध्यान दीजिए, बहुत ही खास पॉइंट है। Higher solubility is observed when the gas combines with the solvent. For example, the solubility of ammonia and CO2 in water is much higher than expected. Reasoning question भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमोनिया और CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वह एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? तो उसका रीज़न ये है कि ये सॉल्वेंट से रिएक्शन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, हायर सॉल्युबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द गैस कंबाइंस विद द सॉल्वेंट, जब कोई गैस सॉल्वेंट से कॉम्बिनेशन करता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। फॉर एग्जांपल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया एंड CO2 इन वाटर इज मच हायर देन एक्सपेक्टेड। देखिए क्या रिएक्शन करता है अमोनिया वाटर से, अमोनिया प्लस H2O मिलकर बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो डिसोसिएट होकर के देगा अमोनियम प्लस यानी NH4 प्लस प्लस OH माइनस है। In the same way, CO2 combines to form CO2 combines with H2O to form H2CO3, क्या बना देता है? H2CO3 बना देता है, जो कि एक वीक एसिड है, आयोनाइज होकर के H प्लस और CO3 डबल माइनस आयन भी देगा ये। तो आपने क्या देखा कि ये जो गैसेस है अमोनिया और CO2 ये सॉल्वेंट से रिएक्शन कर रहे हैं और सॉल्वेंट से रिएक्शन करने के कारण इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा होती है। दे शो डेविएशन फ्रॉम हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ से क्या शो करते हैं? ये विचलन प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, नॉर्मली O2 इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर but it is highly soluble in blood because of the combination of O2 with hemoglobin। ये भी बहुत खास पॉइंट है, ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है लेकिन ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे ऑक्सीजन रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी इन जनरल बहुत कम है। ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। देखिए क्या लिखा, नॉर्मली O2 इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर
but it is highly soluble in blood because of the combination of O2 with hemoglobin. हीमोग्लोबिन को Hb से हमने डिनोट किया है, Hb प्लस 4O2। याद रहे हीमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है और बनाता है HbO2 4। क्या बनाता है? HbO2 4 बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नो, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, एकेडमिक एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कार्बोनेटेड बीवरेजेस। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी, कोका कोला, क्लियर, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, थम्स अप, 7 अप, बहुत सारे हो सकते हैं। तो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं उसमें हाई प्रेशर पर CO2 गैस, मतलब CO2 गैस डिजॉल्व होती है। जैसे ही हम बॉटल खोलते हैं, व्हाट विल हैपन? जब बॉटल खोलेंगे, पहले तो क्या था? प्रेशर हाई, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही हमने बॉटल को ओपन किया, हमने ढक्कन हटाया, व्हाट विल हैपन? प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस पर लगा हुआ था वो घटेगा और जिसके कारण गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में घटेगी और जो एक्सेस गैस डिजॉल्व थी वह तेजी से बाहर निकलेगी विथ फिश टाइप का उसमें से साउंड निकलेगा। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस इन सील्ड बॉटल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। In sealed bottle carbonated drinks, more CO2 remains dissolved at high pressure. When bottle is opened, the external pressure gets decreased, hence solubility of gas in solution gets decreased, so that the excess of dissolved gas bubbles out with fizz. आपने क्या देखा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हाई प्रेशर पर CO2 गैस डिजॉल्व रहती है। जैसे ही बॉटल खोलते हैं, गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी घटती है और एक्सेस डिजॉल्व गैस जो होती है, इट कम्स आउट, इट बबल्स आउट विथ फिज। एक फिश टाइप का साउंड होता है और ये बाहर निकल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन, डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग का केस लिया हुआ है। जो सी डाइवर्स होते हैं वो आप देखेंगे कि कौन सा गैसियस मिक्सचर ले जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है और यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए क्या लिखा है पहले स्लाइड में। डीप सी डाइवर्स यूज एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम इंस्टेड ऑफ एयर फॉर ब्रीदिंग। तो डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो एयर की बजाय एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम का यूज करते हैं। किसके लिए? फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। देखिए क्या कारण है। इट इज बिकॉज N2 इज हाईली सोल्यूबल इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स एट हाई प्रेशर इन डीप सी। When they return back to surface, its solubility decreases rapidly with decrease of pressure. क्या देखेंगे? जो हाई प्रेशर, जब डीप सी डाइवर अंदर जाएगा समुद्र के अंदर, प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा और जब हाई प्रेशर होगा तो जो N2 होती है, याद रहे जो गैस ऑक्सीजन, जो एयर है आपका, एयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन है। तो जो एयर का नाइट्रोजन है वह ब्लड में और अदर जो बॉडी फ्लूइड है उसमें हाईली सलूबल है एट हाई प्रेशर। तो जब डीप सी डाइवर अंदर जाएगा समुद्र के सी वाटर में अंदर जाएगा, उसका जो है डेप्थ बढ़ता जाएगा, उस समय प्रेशर बढ़ता जाएगा। N2 की सॉल्युबिलिटी हाई प्रेशर पर ज़्यादा है, मतलब ब्लड में और अदर जो बॉडी फ्लूइड है उसमें N2 बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। और जब सी डाइवर्स ऊपर आने लगेगा तो सॉल्युबिलिटी तेजी से घटेगी, जिसके कारण N2 तेजी से ब्लड और अदर जो बॉडी फ्लूइड्स है उनसे तेजी से बाहर निकलेगी, एक्सफ्लो करेगी। तो इस एक्सफ्लो के कारण दिस विल बी वेरी पेनफुल, ये बहुत पेनफुल हो। क्लियर है? कई बार ब्लड कैपिलरीज इसमें रप्चर्ड हो जाएंगी, फट जाएंगी। कई बार जो बबल्स हैं वो जाकर के जगह जगह जो है कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं और सी डाइवर्स की डेथ हो सकती है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम नॉर्मल जो एयर होता है उसे यूज़ नहीं करते, सी डाइवर्स उसको यूज़ नहीं करता, बल्कि एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम का यूज़ करता है। क्या कंपोजिशन होता है हम आगे देखते हैं। क्या लिखा है? हेंस डिजॉल्व्ड N2 बबल्स आउट रैपिडली। The formation of nitrogen bubbles in blood causes blockage of blood capillaries and is very painful.
It is called decompression sickness or bends and may be fatal. क्या बोलते हैं इसको? जब सी डाइवर्स बाहर आता है तो N2 गैस की बबल्स बनते हैं ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और इसको नाम देते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस और बेंड्स के नाम से जानते हैं। एंड इट मे बी फैटल, ये फैटल हो सकता है, उस सी डाइवर्स की डेथ भी हो सकती है, गोताखोर की डेथ हो सकती है। क्लियर है? चलिए आगे क्या लिखा है देखिए। Hence, the scuba divers use the air tank filled with a mixture of, इस कंपोजिशन को विशेष ध्यान दीजिए। स्क्यूबा डाइवर्स क्या यूज करते हैं? They use air tank filled with a mixture of 11.7% helium and 56.2% N2 and 32.1% O2। ये कॉम्बिनेशन लेकर जाते हैं स्क्यूबा डाइवर्स। जिस समय सी डाइविंग करते हैं, कंपोजिशन क्या होता है गैसियस मिक्सचर का? 11.7% हीलियम, 56.2% N2 एंड 32.1% O2। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्पेशली नीट में, एम्स में, IIT में ये बहुत पूछा जाता है कंपोजिशन इस गैसियस मिक्सचर का। फॉर ब्रीदिंग, here solubility of helium is much more lesser as compared to N2 in blood and therefore it is safer to be used। यहाँ हीलियम की solubility N2 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए इस मिक्सचर का यूज करना रिलेटिवली सेफर है, रिलेटिवली सेफ है। क्लियर है? आगे देखिए, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, एक बहुत ही खास पॉइंट। हाई अल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। एट हाई अल्टीट्यूड the partial pressure of oxygen is very low, so that the concentration of oxygen in blood and tissues of the people living these places is relatively low. Hence these people suffer from anoxia, high altitude sickness, that is they become weak and are unable to think properly। बहुत ही खास बात, जो हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाई पर रहने वाले लोग, हिमालयन रीजन की बात कर लीजिए, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो गैसियस मिक्सचर है, वहाँ पर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है। ऐसा कहिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है हाई एल्टीट्यूड पर गैसियस मिक्सचर में, तो नेचुरली ब्लड और टिश्यूज में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी एज पर हेनरीज लॉ। तो उनके ब्लड और टिश्यूज में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वह कम होती है, जिसके कारण ये लोग रिलेटिवली कमज़ोर होते हैं। साथ साथ इनकी सोचने की जो क्षमता होती है, जो थिंकिंग पावर होता है, रिलेटिवली कम होता है। इसी को एनॉक्सिया बोलते हैं और हाई अल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, यानी ऊंचाई से संबंधित एक रोग है, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं इसको, यानी ऊंचाई से संबंधित बीमारी है ये, जिसमें सोचने की क्षमता व्यक्ति की कम हो जाती है। इसका कारण है कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन रिलेटिवली कम होता है, उसके टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम होता है और साथ साथ वह फिजिकली भी कमज़ोर हो जाता है। क्लियर है? तो ये रहा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि हेनरीज लॉ क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, हेनरीज लॉ क्या है उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, और साथ में ये भी डिस्कस किया कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो कौन सा गैसियस मिक्सचर जो लेकर जाते हैं फॉर ब्रीदिंग, उसका कंपोजिशन क्या होता है। साथ साथ हमने हाई अल्टीट्यूड सिकनेस यानी एनॉक्सिया की बात की। ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और स्पेशली जब कोई गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन करती है उस समय उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके एग्जाम्पल हैं CO2 और अमोनिया, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हाईलाइट होते रहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे यूजुअली आप भागते फिरते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ईजिली बनते हैं न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स ऑन सॉल्यूशन। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।